किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में आगामी 25 से 28 सितंबर के बीच वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का होगा आयोजन। कर्टन रेजर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वर्ल्ड फूड 2025 की वेबसाइट, ऐप और वीडियो का किया शुभारंभ। कार्यक्रम का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना। भारत सरकार सहकारी क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए कर रही है 3 महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान बताया कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा है तैयार और जिसे जल्द ही किया जाएगा सार्वजनिक। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा में कहा कि ICAR के अंतर्गत मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों ने ड्रोन पर शुरू किए अनुसंधान कार्यक्रम। प्रोटोटाइप ड्रोन किया जा रहा है विकसित। भद्राचलम की महिलाओं ने भद्राद्री मिलेट मैजिक ब्रांड के तहत बाजरा आधारित बिस्किट बनाकर बदला अपना जीवन। अपनी आजीविका के लिए खेतों में दिन भर मेहनत करने वाली महिलाओं के द्वारा तैयार बिस्किट की धूम हैदराबाद से लंदन तक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आगामी 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन करेगा। बुधवार को दिल्ली में इसी की कड़ी में एक कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बतौर मुख्य अतिथि भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वर्ल्ड फूड 2025 की वेबसाइट, ऐप और वीडियो का शुभारंभ किया और साथ ही वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के ब्रोशर का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ल्ड फूड 2025 का आयोजन 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच किया जाएगा। इस आयोजन में दुनिया भर से हितधारक और संबंधित एजेंसियां भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना और समृद्धि के लिए प्रसंस्करण के महत्व को उजागर करना है। वैश्विक बाजार में भी कैसे हम लोग भारतीय पदार्थों की उपस्थिति को मजबूती से दर्ज करा सके, प्रसंस्करण के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से। इस सोच के साथ हम लोगों ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास किया और इसी सोच के साथ हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 2017 में शुरू किया और आज हम लोग इस साल इसका 4था एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं। और कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र से योगदान भी तेजी से बढ़ रहा है। हम लोगों में वो क्षमता है, हम लोग सामर्थ्य हैं भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की क्षमता हम लोग के पास है। ना सिर्फ हम लोग भारत के हंगर नीड्स को कंप्लीट पूरा कर सकते हैं, बल्कि उसको पूरा करते हुए हम लोग वैश्विक बाजारों तक भी अपनी पहचान को मजबूती से हम लोग स्थापित कर सकते हैं। और आइए अब आपको मिलवाते हैं तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले की आदिवासी महिलाओं से, जिन्होंने भद्राद्री मिलेट मैजिक ब्रांड के तहत बाजरा आधारित बिस्किट बनाकर जीवन बदल दिया है। किसानों से सीधा कच्चा माल लेकर ये महिलाएं बाजरा कुकीज बनाती हैं, जिनसे इन्हें आर्थिक लाभ तो मिल ही रहा है और साथ ही ये कुकीज स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। मिलिए तेलंगाना के भद्राचलम के श्रीराम संयुक्त देयता समूह की महिलाओं से, जिन्होंने भद्राद्री मिलेट मैजिक ब्रांड के तहत बाजरा आधारित बिस्कुट बनाकर अपने जीवन को बदल दिया है।
ये महिलाएं कभी खेती में मजदूरी करती थीं, अपनी आजीविका के लिए दिन भर मेहनत करती थीं। आज वही महिलाएं बाजरे से बिस्किट यानी श्री अन्न बना रही हैं। भद्राद्री मिलेट मैजिक नाम से ये बिस्किट हैदराबाद से लेकर लंदन तक पहुंचते हैं। भद्राचलम की ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और इन्होंने प्रशिक्षण हासिल किया। उन्होंने ज्वार, फॉक्सटेल बाजरा और रागी कुकीज बनाना सीखा। शुरुआत में इन्होंने ITDA परिसर में उत्पादों का विपणन किया और बाद में श्री राम मंदिर और आदिवासी संग्रहालय के पास स्टॉल लगाए, जिसके बाद इनकी डिमांड काफी बढ़ गई और इन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी। मैं చేస్తుంది आज 4 सदस्यों वाली हमारी छोटी सी इकाई प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे बाजरा बिस्किट की भी प्रशंसा की। इससे हमारे प्रयासों को और बल मिला है। हम किसानों से सीधे बाजरा खरीदते हैं, इसलिए कोई मिलावट नहीं होती है। हमारे बिस्किट में मक्खन, घी और गुड़ का इस्तेमाल होता है। हम किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं करते। ये पूरी तरह जैविक है। हमारा लक्ष्य बिस्किट को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए उपयुक्त बनाना है। కొర్రలు సామలు जिन लोगों ने बिस्किट खाए हैं उन्होंने कहा है कि वो बहुत अच्छे हैं। लोगों ने इन्हें चखा और फिर हमें बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। ITDA हमें उन आयोजनों के बारे में भी सूचित करता है जहां हम अपने स्टॉल लगा सकते हैं। मंदिरों में, शिल्परम में और यहाँ तक कि दिल्ली में भी हम कुरियर के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर भी पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमारे बारे में बात की। हमें वाकई गर्व महसूस हो रहा है। यहाँ के अधिकारियों ने हर तरह से हमारी मदद की है। इसी तरह हम PM मोदी तक पहुँच पाए। खास तौर पर ITDA परियोजना अधिकारी ने हर कदम पे हमारी मदद की है। अगर और लोग इसी तरह हमारा साथ देंगे तो हम और भी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। వాళ్ళే ముందుగా మాకు ये समूह किसानों से सीधे कच्चे माल का उपयोग करता है, जिससे कोई मिलावट नहीं होती है। ये उनकी सफलता का एक मुख्य कारण है। आज के समय में जब लोग अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं और पौष्टिक भोजन चुन रहे हैं, ऐसे में बच्चों को बाजरा कुकीज देना काफी फायदेमंद है। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने गिरी सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया है और सिर्फ 3 महीने में 40,000 पैड्स तैयार किए हैं और उन्हें स्कूलों और आसपास के ऑफिसों में पहुंचाया है, वो भी बहुत ही सस्ती कीमतों पर। ये पैड्स ऑर्गेनिक होते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक चीज़ों से बने होते हैं और सबसे खास बात यह है कि ये इतने सस्ते हैं कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं इसे आसानी से खरीद सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान बताया कि भारत सरकार सहकारी क्षेत्र को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पहले कर रही है। सबसे पहले राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 8 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया, जिसमें देश की 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 30 करोड़ सदस्यों की जानकारी उपलब्ध होगी। दूसरा, संसद द्वारा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें 4 पाठ्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें एक पूर्व रूरल मैनेजमेंट संस्थान IRMA का है। तीसरा, नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बंद हो चुकी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के आर्थिक पुनरुद्धार के उद्देश्य से नई नीति के लिए योजनाओं की घोषणा की है। इस अवसर पर अहमदाबाद के साइंस सिटी में गुजरात राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने इन समितियों को पुनर्जीवित करके देश में सहकारी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने 2029 तक देश भर में हर पंचायत में एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति स्थापित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी रेखांकित किया। शाह ने कहा कि इस पहल से सहकारी जमा राशि में 11,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम में राज्य की 800 सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4,000 से अधिक सहकारी प्रमुखों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के व्यवहार को लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब संसद में केवल हुड़दंग मचाने और शोर मचाने आता है।
विपक्ष आज लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहा है। बाहर आकर कहते हैं कि चर्चा करो, पर संसद में कोई चर्चा नहीं होने देते। विपक्ष अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उन्हें गरीबों और देश के अन्नदाता किसानों के हित में या देश हित से जुड़ी किसी सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब विपक्ष का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया है। लोकतंत्र को हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे। प्राकृतिक आपदा पर सवाल था और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने ड्रोन पर अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए और इसके उपयोग का विस्तार खुले जल निकायों और कठिन इलाकों से विश्लेषण के लिए जल के नमूने एकत्र करने, संवर्धन प्रणालियों में फीड और दवाओं का वितरण, बायोमास आकलन, स्वास्थ्य निगरानी आदि के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 70 किलोग्राम वजन ढोने की क्षमता के साथ उत्पादन केंद्र से बाजार तक मत्स्य और झींगा के परिवहन के लिए ICAR केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा एक प्रोटोटाइप ड्रोन विकसित किया जा रहा है। मत्स्य पालन विभाग के मात्स्यिकी और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है। PMMSY के अंतर्गत मात्स्यिकी और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना और मोपेड विद आइस बॉक्स योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान 24 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन। मछली पालन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान 24 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभार्थी किसानों के चयन हेतु विभागीय पोर्टल fisheries.up.gov.in की शुरुआत की गई है। किसान सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन हेतु ग्राम सभा के पट्टे पर आवंटित तालाबों के पट्टा धारक को पहले वर्ष निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक की स्थापना परियोजना हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% तक का अनुदान दिया जाएगा। और इसके लिए कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद ने मछली पालन के लिए कितना अनुदान मिलेगा। मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर निषाद राज ने बताया कि ये भी पढ़ें। और किसानों को बचे जा रहे बायो स्टिमुलेट को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने उठाए सवाल। सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान से जोड़ने के लिए किसानों द्वारा सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में सरकार द्वारा अब तक देश के 1.5 करोड़ से अधिक नए किसानों को योजना से जोड़ा गया है। 22 जुलाई के दिन लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी। रामनाथ ठाकुर ने बताया कि PM किसान योजना एक केंद्रीय योजना है और इसके अंतर्गत
3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाती है। कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि योजना के प्रारंभ से अब तक 19 किस्तों में किसानों को 3.69 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की गई है और प्राप्त हुआ है। नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत लगभग 25 लाख नए पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि पीएम किसान पोर्टल पर एक समर्पित किसान कॉर्नर उपलब्ध कराया गया है, जहां किसानों को अपनी लाभार्थी स्थिति और किस्त भुगतान विवरण देखने सहित कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सहकारिता और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक का आयोजन किया और इस अवसर पर बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ 2025 के लिए किसानों को सुविधा पूर्वक सही ढंग से उर्वरक की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की घर पहुंच सेवा आरंभ करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। यूरिया की मांग वाले जिलों में अगले 7 दिनों में प्राप्त होने वाले रैक और उर्वरक वितरण व्यवस्था संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैगिंग, मिस ब्रांडिंग, अवैध परिवहन पर कठोर कार्रवाई की जाए। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। बता दें कि आजकल कृषि उपज मंडियों में कॉफी की आवक सुस्त चल रही है। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 23 जुलाई को केरल की कलपेट्टा मंडी में कॉफी का भाव रहा 18,000 रुपए। वहीं राज्य की मंथवाड़ी मंडी में कॉफी का कारोबार 18,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। कॉफी निर्यात की बात करें तो इस दौरान भारतीय कॉफी के निर्यात में बढ़त हो रही है। भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 1.29 बिलियन डॉलर की कॉफी का निर्यात किया, जो 2020-21 के मुकाबले लगभग 2 गुना है। भारतीय कॉफी की खास खुशबू और स्वाद की वजह से इसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने 9,300 टन से ज्यादा कॉफी का निर्यात किया है, जिनमें इटली, बेल्जियम और रूस प्रमुख देश रहे। भारत में अरेबिका और रोबस्टा किस्म का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ज्यादातर कॉफी कच्चे बीन्स के रूप में निर्यात की जाती है, लेकिन अब रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की भी मांग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से निर्यात को और गति मिली है। अब भारत में पहले के मुकाबले कॉफी पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। खासकर चाय की तुलना में कॉफी की मांग में इजाफा हुआ है। यही कारण है कि देश में कॉफी की खपत लगातार बढ़ रही है। कॉफी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, ग्रामीण इलाकों में भी लोग कॉफी पीना पसंद करने लगे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में भारत में 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, जो 2023 तक बढ़कर 91,000 टन हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पैदावार सबसे ज्यादा होती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। यहाँ भी अच्छी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जुलाई को प्याज का भाव रहा 975 रुपए, जो कि 23 जुलाई को 25 रुपए गिरकर 950 रुपए पर आ गया। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 22 जुलाई को प्याज की कीमत थी 1100 रुपए, 23 जुलाई को इसका भाव 1100 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और प्याज 22 और 23 जुलाई को 1300 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ 22 जुलाई को प्याज का दाम रहा 1440 रुपए, 23 जुलाई को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 1450 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की लखनऊ मंडी में प्याज के भाव में बढ़त दर्ज हुई। 23 जुलाई को इसका भाव 10 रुपए उठकर 1370 रुपए से 1380 रुपए हो गया। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की उपज करने वाला देश है।
भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। वहीं प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात में धान की नर्सरी से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें और नमी का उचित स्तर बनाए रखें। अगर धान की पत्तियां पीली हो रही हों तो यह आयरन की कमी का संकेत है। ऐसी स्थिति में बिना बारिश वाले दिन फेरस सल्फेट और चूने का घोल छिड़कें। यहीं मिर्च, बैंगन और टमाटर की रोपाई के साथ अरहर और कपास की बुवाई करें। वहीं गुजरात के भाल और तटीय क्षेत्र में कपास, मूंगफली, मूंग, उड़द, अरहर और बाजरा की बुवाई करें। जहां जरूरत हो वहां कपास की पौध में थिनिंग और गैप फिलिंग करें। यहीं इस समय किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम गुजरात में मिर्च, बैंगन, भिंडी, ग्वार और लोबिया जैसी सब्जियों की रोपाई या बुवाई करें। साथ ही खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में कपास में गैप फिलिंग करें। इसके साथ ही यहां तिल, बाजरा और दलहनी फसलों में थिनिंग करें। इसके अलावा यहां मिर्च, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की तैयार पौधों की रोपाई करें। यहां अरहर की बुवाई जुलाई के अंत तक पूरी करें। साथ ही भिंडी, ग्वार, राजमा, लोबिया, चौलाई और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई करें। दक्षिण सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली, कपास, मूंग, उड़द और सोयाबीन की बुवाई जारी रखें। पहले से बोई गई फसलों में गैप फिलिंग करें और सब्जियों के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कपास और जल्दी पकने वाली या मध्यम अवधि की किस्मों की बुवाई करें। गन्ने की सुरक्षा के लिए पत्तों को बांध दें या बांस की मदद से सहारा दें। यहीं पर्याप्त वर्षा के बाद अरहर की बुवाई करें। दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा क्षेत्र में गन्ने की रोपाई के 6 से 8 महीने बाद सूखी पत्तियों को हटाकर मल्चिंग करें। यहीं आम और चीकू के पौधों को सहारा दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है।
अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी की ये लंदन यात्रा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय होटल परिसर में मौजूद रहे। उन्होंने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। लंदन पहुंचने के बाद पीएम ने एक्स पर लिखा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारे लोगों की समृद्धि, विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ इंडी गठबंधन के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR का प्रथम चरण समिति की ओर है, समाप्ति की ओर है और 23 जुलाई तक उजागर तथ्यों में अब तक 98.01% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। SIR के प्रथम चरण में प्राथमिक तौर पर गलत रूप से सम्मिलित सभी मतदाताओं की सूची और अब तक फॉर्म न भरने वालों की सूची को बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नामित 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट से 20 जुलाई को साझा किया जा चुका है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से मकोका के लंबित मामलों पर असर डालते हैं और इसलिए फैसले पर रोक लगाई जाए। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।